दोस्तों इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। आसाम का चुनाव जो है 9 तारीख को होने वाला है और इसी बीच हमारे पास जो प्री पोल सर्वे आया है उसमें चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा कि हाल में ही आसाम चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प हो चुका है। इसी बीच हेमंत विश्व शर्मा के कई वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें वो तरह तरह के दावे करते नजर आए। कांग्रेस उनके वाइफ को भी टारगेट करती हुई नजर आई कि तीन पासपोर्ट रख रखा है। पवन खेड़ा ने इल्जाम लगाया, आपने देखा ही होगा वो वीडियो। उसके बाद पवन खेड़ा पर क्या जवाब दिया हेमंत विश्व शर्मा ने वो आपने देखा होगा। दोस्तों 9 तारीख को चुनाव होने वाले हैं और असम का जो चुनाव है वो काफी ज्यादा दिलचस्प मोड़ ले चुका है, क्योंकि असम के अंदर अभी जो देखा जा रहा है कि कौन जीतने वाली है और कौन हारने वाली है। ज्यादातर प्री पोल सर्वे आप देखेंगे तो असम के अंदर फिर से एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है। लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं इस बार महिलाओं का क्या रुख है, महिलाएं क्या चाहती हैं वहां की, और क्या एंटी इनकम्बेंसी भी है इस गवर्नमेंट के अंदर में, वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो है वो आसाम है और आसाम के लिए 9 तारीख को इलेक्शन होने हैं और ये अपर आसाम है। यहाँ आप कह सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत है। वहीं अगर लोअर आसाम की बात करें तो वहाँ कांग्रेस ज्यादा मजबूत है और इसी बीच दोनों पार्टियों के बीच जो है काफी ज्यादा गहमा गहमी भी हुई है, जो आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे। तो ये जो सर्वे है दोस्तों उसमें क्या खास है और कौन जीतने वाला है वो हम आपको बताते हैं। इसमें बहुत सारी चीजों को लिया गया है, जैसे पॉलिटिकल डेमोग्राफी, वोटिंग ट्रेंड, स्विंग एनालिसिस भी किया गया है और असेंबली वाइज पार्टी और कॉन्टेस्टिंग, मतलब जो चीजें हैं। सबसे पहले आप दोस्तों रीजन देखिए। तो दोस्तों ये रीजन है जहां से सैंपल कलेक्ट किया गया है और ये मतलब ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहते हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं वो सारा है। अपर आसाम से लेकर के लोअर आसाम, सेंट्रल आसाम, नॉर्थ आसाम, सारा है इसके अंदर। और ये सर्वे किया है SAS ग्रुप ने, जो IITians का ग्रुप है हैदराबाद का, उसने किया है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों जो एक्स फैक्टर है उसको आप देखिए। सबसे पहले इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा, जैसे आप कह सकते हैं कि घुसपैठ जो होता है आसाम के अंदर, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। तो क्या ये इस बार हावी होने जा रहा है? वहीं अगर बात करें दोस्तों तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है, जहां पे एनडीए मात खाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगर करप्शन की भी बात करें तो बहुत सारे अडानी के प्रोजेक्ट को जोड़ करके देखा गया था हेमंत विश्व शर्मा के इसको लेकर के, लिंक को लेकर के, वहां बहुत सारी जमीन दे दी गई। ये चीजें भी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आई थी दोस्तों। और उसके बाद क्या जो जिस तरीके से INC के जो लीडर्स हैं, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, वो आपस में ही फाइट कर रहे हैं, ये भी इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। उसके बाद डिलिमिटेशन की बात करें, परिसीमन जो हुआ कि कौन सी चौहद्दी को कहां जोड़ा गया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों, उसका भी बहुत अहम रोल होता है। वहीं DBT फॉर वीमेन एंड स्टूडेंट्स बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट, मतलब कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो दिखाया गया है और इसमें जो है वो ये है दोस्तों कि क्या कांग्रेस के पास उस लेवल का एक जो करिश्माई, जो जिस तरीके से कह सकते हैं कि वैसा लीडर है, जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा है, उन बहुत पॉपुलर हैं और उनको लोग जानते हैं। लेकिन गौरव गोगोई जो उनके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मतलब टारगेट कर रहे हैं उनको, तो पाकिस्तानी तक बता दिया था हेमंत विश्व शर्मा ने। तो क्या वो फाइट कर पाएंगे, ये सारी चीजें है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले की वोट शेयर की अगर बात करें तो टोटल पहले देखेंगे अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है तो 126 है दोस्तों। ये आसाम के अंदर वोट शेयर की बात करें दोस्तों तो एनडीए जो है वो 46%, वहीं INC की बात करें तो 43% जो सर्वे में सामने आ रहा है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे और अदर्स देखेंगे तो 10%, तो यहाँ पे कड़ा फाइट होता हुआ नजर आ रहा है। वोट शेयर के मामले में अगर हम बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि कड़ी फाइट हो सकती है। अब यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, विमेन क्या चाहती हैं, वहाँ की महिलाएं क्या चाहती हैं, और क्या 2016 में सबसे पहले वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बन करके आई थी, उसके बाद फिर 2021 में आई। 2021 में तकरीबन 85 सीटें जीत करके जो है एनडीए आई थी। उसके बाद दोस्तों आप बात करें तो सबसे पहले ये देखिए कि आसाम जो है वो मेनली 5 रीजन में बटा हुआ है। 5 सबसे पहले अपर आसाम, उसके बाद लोअर आसाम
और सेंट्रल आसाम से, और अगर दोस्तों बात करें अपर आसाम की तो 35 सीटें हैं यहाँ, लोअर आसाम में 44 सीटें, सेंट्रल आसाम में 19, नॉर्थ आसाम में 15 सीटें और बराक वैली जो है वहां 13 सीटें हैं। तो यहाँ पे मेन मुद्दा ये रखता है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि एनडीए जो है अपर आसाम में काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, मतलब कि 35 में से 22 से 23 सीटें ले सकती है। वहीं यहाँ जो है आईएनसी यानी कि कांग्रेस काफी ज्यादा कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, यहाँ 13 से 14 सीटें आ सकती है। वहीं अगर बात करें दोस्तों लोअर आसाम की, तो जिस लोअर आसाम में कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी, इस बार वहां पर कमजोर होती हुई नजर आ रही है। मतलब जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, प्री पोल सामने आ रहे हैं, उसमें जो है 28 से 29 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि अपर आसाम से भी ज्यादा सीटें यहाँ पे आ सकती है, मतलब 44 में से 28 29 सीटें आ सकती हैं। वहीं आईएनसी की अगर बात करें दोस्तों तो 14 से 15 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। सेंट्रल आसाम की बात करें तो 19 सीट में से 14 से 15 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है और 5 से 6 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में नजर आ रहा है जाते हुए। और अदर्स की बात करें तो 2 से 3 सीटें दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है जो आप देखेंगे कि जो बदरुद्दीन अजमल है, क्योंकि आसाम के अंदर में 30% से ज्यादा तकरीबन 34% मुस्लिम आबादी, और मुसलमानों का क्या रोल रहा है और क्या मतलब कि जो बदरुद्दीन अजमल हैं उन्होंने इस बार कांग्रेस से मतलब उनका कोई टाई अप नहीं हुआ है। इस बार एआईएमआईएम ने भी जो सपोर्ट दिया है वो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को दिया है, एआईयूएफ को दिया है, तो क्या उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे? बिल्कुल पड़ सकता है दोस्तों, इस पे हम आगे बात करेंगे। वहीं नॉर्थ आसाम की बात करें तो 15 सीट में से 11 से 9 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जा सकती हैं। वहीं आईएनसी की बात करें तो 4 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। बराक वैली की अगर बात करें तो 13 सीटों में से 7 से 8 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जा सकती हैं और 4 से 5 सीटें वो कांग्रेस के खाते में, या 2 से 4 सीटें अदर्स के खाते में आएंगी। टोटल की अगर बात करें तो दोस्तों इस बार फिर से 80 से 86 सीटें जो दिखाया जा रहा है वो एनडीए के खाते में आ सकता है और 40 से 46 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में, मतलब कि साफ सीधे तौर पर लीड करती हुई एक बार इस जो रिपोर्ट है, प्री पोल सर्वे है, इसके अकॉर्डिंग नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे अहम मुद्दा यह है कि वो चीजें तो पता चलेगी रिजल्ट वाले दिन, जिस दिन आंकड़े सामने आएंगे और रिजल्ट का पिटारा खुलेगा, क्योंकि बहुत सारे प्री पोल फेल भी होते हैं। मतलब बहुत सारे रिपोर्ट्स आपने देखे होंगे, कई बार दावा किया जाता है एनडीए में, एक बार दावा किया था 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कि 400 पार, लेकिन 300 पार भी नहीं जा पाया था। तो फिलहाल ये जो है दोस्तों ये सर्वे है और इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो पहले जो फर्स्ट और सेकेंड प्री पोल सर्वे हुआ है उसके हिसाब से अगर देखेंगे दोस्तों तो ये जो है ना फर्स्ट प्री पोल सर्वे के हिसाब से एनडीए को जो है वो 45% और आईएनसी को 40% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। वहीं सेकेंड प्री पोल के हिसाब से जो 6 तारीख को किया गया था इसमें एनडीए को 46% और 43% जो है कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों अब मुद्दे की अगर बात करें हम तो आखिर कौन सा वो मुद्दा है जो बीजेपी को फायदा कर सकता है या कांग्रेस को नुकसान कर सकता है, उसमें अगर देखेंगे दोस्तों तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है जो विमेंस के बैंक अकाउंट में गया है, इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। बिहार चुनाव में ये हुआ था और इसका सीधा फायदा देखा गया था दोस्तों। वहीं डिलिमिटेशन जो हुआ वो उसका इम्पैक्ट कांग्रेस पर पड़ सकता है, जो भी अपोजिशन की पार्टी है उनको पड़ सकता है और इसकी वजह से 9 से 12 सीटें जो है उनकी कम हो सकती है। ये भी बड़ा मैटर करता है, बड़ा मायने रखता है दोस्तों। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जो है वो अपर आसाम में काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। वहीं अगर बात करें दोस्तों कि आईएनसी की तो बहुत सारे आपने रिपोर्ट्स देखे होंगे कि कांग्रेस के जो बहुत सारे नेता हैं वो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी को भी ज्वाइन करते हुए नजर आए हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो काफी ज्यादा रहा है कांग्रेस के अंदर में खास करके, तो इसका इम्पैक्ट इस बार कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो ये रिपोर्ट कह रही है कि बीजेपी जो है उसको सपोर्ट मिल रहा है मुस्लिम का भी और जो हिंदू महिलाएं हैं उनका भी मिल रहा है, वो वोटर्स हैं।
अब देखने वाली बात यह है कि ये मतलब कितना सटीक साबित होता है। और उसके बाद जो आईएनसी की अगर बात करें तो लोअर आसाम जहाँ पे कभी मजबूत हुआ करती थी कांग्रेस, वहां पे इस बार वीक पड़ती हुई भी नजर आ रही है। वहीं दोस्तों वोट शेयर की बात करें दोस्तों, तो वो एनडीए का जो है वोट शेयर, वो जनरल हो गया, ओबीसी हो गया या एससी कम्युनिटीज हो गया, उसमें काफी ज्यादा बढ़ा है। इसके अलावा दोस्तों जो इम्पैक्ट कर सकता है, अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को कौन सा जो ये मुद्दा है उसका असर सीधे तौर पर बीजेपी पर पड़ सकता है। फ्लड का मुद्दा हो गया दोस्तों, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो गया, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो गया। ये सारे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, मतलब बाकी चीजों से पैचअप करने की कोशिश कर रही है। और तो दोस्तों ये सारे जो मुद्दे हैं वो फिलहाल इसके लिए काफी मायने रख रहे हैं, आसाम इलेक्शन के लिए खास करके दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल ये सारे मैटर हैं जो बता रहे हैं कि इस प्री पोल सर्वे में कि इस बार जो है एनडीए की सरकार बन सकती है और कांग्रेस जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या कहता है, और रिजल्ट में कुछ भी उलटफेर हो सकता है। खास करके महिलाएं इस बार किस तरफ झुकती हैं वो देखने वाली बात है दोस्तों। और आपको क्या लगता है, इस बार आसाम में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस आएगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।